नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य दर्पण में। जैसा कि आपको पता है कि हम PYQ सीरीज़ अपनी चला रहे हैं, जिसमें हम अभी तक अपने छः पेपर कर चुके हैं और ये सातवां आज हमारा शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा हम 3 TGD के पेपर भी कर चुके हैं। ये पेपर आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उनके लिए। और इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज से हमने कुछ टॉपिक्स भी पढ़ने शुरू कर लिए हैं। जैसे मैंने आज जैन साहित्य पढ़ाया था। आशा कर रही हूँ कि वो आपको पसंद आया होगा और आप उसको लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को और अच्छा मोटिवेशन मिले करने के आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं और कल फिर सुबह हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिससे कि आपको हर बार प्रश्न मिलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज। पहला है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ? एक मिनट। हाँ जी, तो ये हमारा 1964 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1964 में प्रकाशित हुआ। और ये किसकी रचना है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण रचना है, बार बार पूछी जाने वाली रचना है। इसके अलावा जो मुक्तिबोध की अन्य आप देखेंगे महत्वपूर्ण है अंधेरे में। ये हमारे ग्रेजुएशन में भी लगी हुई है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अंधेरे में। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी स्थिति में लिखा? देखिए, अभी आपको हमारे पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले हमें दोनों को मिला के क्वालिफाई करना ज़रूरी था, लेकिन अब फर्स्ट पेपर में ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो आपका जो सब्जेक्ट है थोड़ा डीपली लेवल का आ रहा है, इस तरह के प्रश्न आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो हम ये प्रश्न कर रहे हैं सारे ही हमारे DSSB के आए हुए प्रश्न हैं। आगे हम दूसरों पे जब चलेंगे, पहले हम अपने DSSB में जितने भी अब तक प्रश्न पत्र आए हैं उन सबको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी स्थिति में लिखा? तो कौन सी स्थिति में लिखा? उन्होंने नितांत एकाकीपन की स्थिति में। किस में लिखा? नितांत एकाकीपन की स्थिति में लिखा। इसके अलावा इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप इससे याद रखेंगे उसको। शाबाश। मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, और थर्ड है मधुकलश। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनका जो रचनाएं हैं वो निशा निमंत्रण, बहुत बात पूछी गई है, ऊपर दे ही रखी है। निशा निमंत्रण काफी बार पूछी गई रचना है ये। ठीक है, एकांत संगीत, खादी के फूल, आदि। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है इसमें? एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया का। सतपुड़ा के जो जंगल है उसमें किसका वर्णन किया गया है? एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया का वर्णन इसमें
किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इनकी महत्वपूर्ण कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल। इसके अलावा इनकी एक और रचनाएं हैं, गीत फरोश। ये भी आपकी ग्रेजुएशन में लगी हुई रचना है। ठीक है, चकित है दुख। ठीक है, नेक्स्ट है बुनी हुई रस्सी। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये तो काफी बार पूछी गई रचनाएं हैं। ठीक है, एक इसमें है कालजयी, ये भी बहुत बार पूछी गई है, और त्रिकाल संध्या। तुलसीदास कृत निम्न पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? जय बिनु दे नहीं, जय बिनु दे नदी बिनुकारी, 23 नाथ पुरुष बिन नारी। इसमें किसका, इसमें पति पत्नी के संबंध का वर्णन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जय बिनु दे नदी बिनुकारी, 23 नाथ पुरुष बिन नारी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा की कविता अग्नि रेखा में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महादेवी वर्मा की कविता अग्नि रेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं? तो सूरज को। अग्नि का प्रतीक क्या है? सूरज। तो सूरज को प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं, किसमें? अग्नि रेखा में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि अग्नि रेखा जो इनकी कविता है, सॉरी इसमें ये सूरज नहीं, सूरज को तो इनका है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, सॉरी इसके लिए। दीपक, दीपक को प्रतीक माना है। दीपक और बादल दोनों ही इनकी महत्वपूर्ण प्रतीक माने गए हैं, जो इन्होंने अपनी कविताओं में जगह जगह पर प्रयोग किए हैं। इसके अलावा आपको पता है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? निहार, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा आदि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई यह अजूही छोटी। ये हमारे एनसीईआरटी की 9th या 10th क्लास में है। ठीक है, और किसकी है ये? हमें पता है ये सूरदास जी का है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है, और ये एनसीईआरटी में लगी हुई है, एनसीईआरटी में लगी हुई है। इसके अलावा इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किस रचना के लिए दिया गया? मैं हूं फिर वक्त के सामने। इसके लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इनकी ये पृथ्वी कल्प, मुझे और भी कहना है, धूप के दान, ये सारी इनकी ही कविताएं हैं, लेकिन इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इसकी इनकी एक और महत्वपूर्ण है
जो पूछी जाती है, छाया मत छूना, डीएसएसबी में बहुत बार पूछी गई है, छाया मत छूना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रेमचंद लिखी करबला की विधा क्या है? करबला क्या है? इनका नाटक। तो प्रेमचंद के करबला संग्राम, प्रेम की बेदी, शबे रात, ये क्या है? ये इनके नाटक हैं। बस यही नाटक इन्होंने लिखे हैं, करबला संग्राम, प्रेम की बेदी और शबे रात। शब नहीं है ये, शबे रात है। वाह, ठीक है, आगे चलते हैं। हाइकू, जी हाँ, हाइकू किस देश की शैली है? बताइए। ये जापान देश की शैली है। हाइकू जापान देश की शैली है। और हिंदी साहित्य में किसने प्रयोग किया इसका? हिंदी साहित्य में अज्ञे जी ने इस शैली का सफल प्रयोग किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हाइकू शैली है ये जापान की शैली है। और हिंदी साहित्य में अज्ञे जी ने इनको इस शैली का सफल प्रयोग किया। और इन्होंने बहुत सारी कविताएं अपनी ऐसी लिखी जिनमें हाइकू शैली का प्रयोग साफ साफ दिखता है। जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता हो, मैंने आज सुबह कल आपको कराया था, उसमें बताया था जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहाँ कौन सी होती है? अभिधा होती है। ठीक है, जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहाँ अभिधा शक्ति होती है। जहाँ मुख्यार्थ और मतलब जहाँ पे लक्षणा क्या होती है, यहाँ पे मुख्यार्थ में भी बाधा होती है और वाच्यार्थ में भी। जो बताया जा रहा है, जो सुना जा रहा है, उसके अलावा अलग मतलब निकलता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, ये तो नीरा गधा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको गधा कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि उसमें गधे के समान गुण हैं। तो इस प्रकार लक्षणा होती है जहाँ पे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके आधार पर कोई तीसरा अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, और व्यंजना शब्द शक्ति, मैंने आपको बताया कि व्यंजना शब्द शक्ति जो अलग ही अर्थ निकले, जो कहा जा रहा है वो तो उसका अर्थ हो ही ना, उससे बिल्कुल अलग अर्थ निकले, वहाँ उसको हम कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, 3 तरह की हमारी शब्द शक्तियाँ होती हैं और ये हमारे टीजीटी के भी सिलेबस में है। इसको हम एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे और इसको अच्छे से करेंगे। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो ये पता है हमें, दशम स्कंद को उन्होंने आधार बनाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को बनाया था? दशम स्कंद को। ठीक है, और इसमें ये सूरसागर के दशम स्कंद को इन्होंने अपना आधार बनाया था। ठीक है, और इसी के अंदर इन्होंने भ्रमर गीत का भी वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत का। ठीक है, दशम स्कंद में 47वें अध्याय से भ्रमर गीत लिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि भ्रमर गीत इनका एक उपालंब काव्य है, उपालंब काव्य संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये कौन है? शिवदान सिंह चौहान।
शिवदान सिंह चौहान से रिपोर्टाज का लेखन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, और इनकी रचना कौन सी थी? लक्ष्मीपुरा। ये भी पूछी जाती है, बहुत ही फेमस रचना है, लक्ष्मीपुरा थी शिवदान सिंह चौहान की। और किस में छपी थी ये? रूपाभ। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। किस में छपी? रूपाभ पत्रिका में छपी थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दिसंबर 1938। ठीक है, और ये विधा द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आई थी। ठीक है, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है। और किसकी है ये? ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है ये? किसकी पंक्ति है ये? सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार पूछी गई पंक्ति है। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। ठीक है, और राम नरेश त्रिपाठी की भी एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वीणा पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ये प्रश्न मैं आपको बार बार बहुत बार करा चुकी हूँ कि जितनों में भी राम शब्द आया है, मंगल शब्द आया है, तुलसीदास जी की है ये। पहले तो तुलसीदास जी की है, और जिनमें भी राम या मंगल शब्द आया है मोस्टली वो अवधि की रचना है। और जिसमें भी कृष्ण, गीतावली, वीणा पत्रिका, ये सब शब्द आए हैं, ये हमारे किसके हैं? ये हमारे ब्रज भाषा के हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये एक गीति काव्य है। क्या है ये? एक गीति काव्य है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इसका प्रधान रस क्या है? प्रधान रस है इसका शांत रस। ठीक है, और इसके अलावा इसको भक्तों के गले का कंठहार भी कहा गया है। भक्तों के गले का कंठहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो कौन है ये? इंशाअल्लाह खां। और ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। इसके कहानी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम जो मिलता है इनका मिलता है उदय भानु चरित्र। वैसे तो ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है जब ये हमारे टीएसबी में आए हुए हैं, पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, ये उन्हीं में से एक है। लल्लू, ये आया था हमारा एक क्वेश्चन कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? तो लल्लू लाल जी ने कहा, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद का तो पता ही है कि प्रेमचंद की तो सारी ही रचनाएं बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। चंद्रशेखर धर्माकुले ने केवल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, जिससे ये बिल्कुल फेमस हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दाला
लिटरेच्योर एंदो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है, किस में लिखा गया? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और राइटर कौन थे इसके? गार्सा द तासी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि कौन थे इसके? गार्सा द तासी। पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें कौन सा उपन्यास है? तो पीपर पात सॉरी सरिसमन टोला में उपमा अलंकार है। मैंने आज आपको कराया था, जब कल बताया था, सा से सी सरिस, जहाँ इन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होता है। इसके अलावा यहाँ पे उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या किया जाता है? इसमें तुलना की जाती है, इसमें समानता प्रकट की जाती है, और इसमें क्या है? इसमें भेद समाप्त कर दिया जाता है रूपक में। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। रौद्र का क्या है? क्रोध। और विस्मय किसका है? ये है हमारा अद्भुत रस का। ठीक है, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो आचार्य सोमनाथ जो है वो आचार्य सोमनाथ जो है वो रस पीयूष निधि के रचनाकार माने जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, ठीक है, मदीराम की आपको पता ही है, अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम। ठीक है, चिंतामणि की जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक तो इनकी रस विलास है, ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, और देव की जो है, देव की मोस्टली रचनाओं में आपको विलास देखने को मिलेगा, जैसे जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है, काव्य रसायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? महाप्राण। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमारी जो आवाज है वो थोड़ा खिंच के आती है, जैसे ख, घ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, 12 घोष 24 महा। तो 12 मतलब इनको अघोष पहला और दूसरा वर्णमाला का जो पहली और दूसरी पंक्ति है उसको हम अघोष कहते हैं, और जो दूसरा और चौथा वर्ग होता है, जो वर्ण होता है, उसको हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा
345 सघोष, 135 अल्प। ठीक है, इसको आप लिख के रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है और इससे आपके 4 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो रहे हैं। ऐंद्रजालिक शब्द का सही अर्थ क्या है? हाँ जी बताइए, ऐंद्रजालिक शब्द का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल जो सटीक अर्थ कहते हैं वो है जादूगर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो ऐंद्रजालिक शब्द है उसका सही अर्थ क्या है, सटीक अर्थ क्या है? जादूगर। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो काव्य है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुकुटधर पांडे जो है उनको शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, छायावाद का प्रवर्तक माना है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नगेंद्र ने क्या कहा है छायावाद को? सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जिस पर अभियोग लगा हो उसको क्या कहते हैं? जिस पर अभियोग लगा हो उसको अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। 11-13 के क्रम से 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जहाँ पे 11 और 13 पे यति हो उस छंद को हम क्या कहते हैं? उसको हम सोरठा कहते हैं। और ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा छंद होता है। ठीक है, सोरठा दोहा का उल्टा छंद होता है। इस पे 13-11 पे यति होती है। ठीक है, और दोनों में 24 मात्राएं ही होते हैं। और ये दोहा और ये सोरठा, ये दोनों कैसे हैं? अर्धमात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। ये आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। और राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसका नारा है? ये प्रताप नारायण मिश्र का नारा है। किसका नारा है? प्रताप नारायण मिश्र का नारा है। और इनके महत्वपूर्ण नाटक कौन से हैं? कली कौतुक रूपक, जुआरी खुआरी, ये एक ही है, जुआरी खुआरी। ठीक है, इनके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो मन की लहर इम्पोर्टेंट है। हर गंगा, ये इनकी रचनाएं हैं। किनकी? प्रताप नारायण मिश्र की। हर गंगा, प्रेम पुष्पावली,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में स्वतंत्रता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? तो हिंदी में स्वतंत्रता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? मुकुटधर पांडे ने करा। किसने करा? मुकुटधर पांडे ने करा, और शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक में माना। ये भी आप ध्यान रखेंगे, छायावाद का प्रवर्तक माना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। क्या था? वल्लभाचार्य था। ये आप ध्यान रखेंगे कि सूरदास के जो गुरु थे उनका जो नाम था वो वल्लभाचार्य था। ठीक है, तुलसी गंग दुए भये सुकवनी के सरदार, ये किसकी रचना है? तुलसी गंग दुए भये सुकवनी के सरदार, किसकी रचना है? ये भिखारी दास की। किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अम्हे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये रसलीन की पंक्ति है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बार बार पूछी गई पंक्ति है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई क्लास अच्छी लग रही होगी। इसके अलावा हमने अपने टॉपिक्स भी करने शुरू कर दिए हैं, और आपका प्यार और साथ मुझे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लाने का मोटिवेशन देगा। जैसे कि जितने भी हमारे पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास कर रही हूँ। और अब तक रिसेंट तक जितने भी मिले हुए हैं वो सब, ऐसा नहीं कि पुराने तक ही, लेकिन अब तक जितने भी हमारे आज तक जो भी हमारे क्या कहते हैं उसको पुरस्कार हैं मिल चुके हैं, वो भी हम लाएंगे। और अपना जो टॉपिक्स हैं वो तो हमने शुरू कर ही दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और जो मैं टॉपिक्स करा रही हूँ वो भी आपको मैटर अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।